नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज अपन पढ़ेंगे अन्य वर्ण यानी हिंदी के अन्य वर्णों की बात करेंगे, क्योंकि पूर्व की कक्षाओं में हमने स्वर और व्यंजनों को पढ़ लिया है, यानी जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमने पढ़ने की कोशिश की है। मैंने शुरुआत की थी हिंदी भाषा एवं व्याकरण का परिचय, वहाँ से लेकर मैंने स्वर को बता दिया था और व्यंजनों को बता दिया था, जिसमें स्वरों के भी 5 भेद हैं और व्यंजनों के भी 5 भेद हैं, जो कि मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको बता दिया है। आज उन सब का एक स्मॉल यानी छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। रोज़ की भांति इस क्लास को भी अपन एक मोटिवेशन के साथ प्रारंभ करेंगे। काम गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अपन ने पढ़ लिया था मैं बात कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण, ठीक है। अब तक हमने वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे थे ठीक है। उसमें अपन ने 2 बिंदु लिए थे, स्वर यानी वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वरों की जो संख्या है वो 11 है और व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है, ठीक। स्वरों के अंदर 2 वर्ण हैं, अम और अह। इनको स्वर नहीं कहा जाता है, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है या वर्ण कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। जो कि अपन आज का जो टॉपिक है अन्य वर्ण यानी हिंदी के अन्य वर्ण में ये सब शामिल हैं। यानी व्यंजन की बात करेंगे अपन, तो व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। और व्यंजनों में बात करता हूँ मैं कि संयुक्त अक्षर हैं या संयुक्त अक्षर हैं, जिनकी संख्या है 4 है, ठीक है। कौन कौन से गुरुजी? तो मैं बता देता हूँ। इनकी जो संख्या है वो क्ष, त्र, रेफन और आपका स्र है ना। ये चारों क्या संयुक्त अक्षर हैं। हमने पूर्व की कक्षा में स्वरों के बारे में पढ़ लिया था, स्वर 11 होते हैं, और व्यंजनों के बारे में भी पढ़ लिया था कि व्यंजन 33 होते हैं। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था और व्यंजनों के बारे में भी पढ़ लिया था कल की यानी पूर्व की जो क्लास हो चुकी है उसमें। आज अपन जो बात करेंगे वो इन 11 और 33 के अलावा हिंदी के अंदर अन्य जो वर्ण हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हिंदी के अन्य वर्णों में बात करेंगे अपन। पहला अभी जो ले लिया था, कौन सा? आपके सामने अयोग वाह वर्ण। दूसरा अपन लेंगे अयोग वाह वर्ण, और दूसरा अपन जो लेंगे वो संयुक्त अक्षर है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, संयुक्त अक्षर या वर्ण है ना, संयुक्त अक्षर। इसके बाद तीसरा अपन विदेशी वर्ण की बात करेंगे, विदेशी वर्ण बात करेंगे, या फिर इन्हें अर्ध या चंद्र बिंदु वर्ण भी कहेंगे, जो कि मात्र एक ही है, ये है ना।
इसके बाद चौथा अपन ताड़नजात वर्णों के बारे में बात करेंगे। ताड़नजात वर्ण के बारे में। ताड़नजात वर्ण या फिर इन्हें ही तो कहा जाता है उत्क्षिप्त वर्ण, या फिर इन्हें ही कह सकते अपन फेंका हुआ वर्ण, जो कि 2 प्रकार के हैं, ड और ड, है ना। तो आज का जो बिंदु है अपन अवयोगवाह वर्ण लेंगे, जो कि अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अवयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं, हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहला अपन अवयोगवाह वर्ण लेते हैं। अवयोग, ठीक, इनकी जो संख्या है वो 2 है। गुरुजी कौन कौन से? एक तो आपका अनुस्वार है, एक आपका कौन सा है, अनुस्वार, और दूसरा है आपका विसर्ग, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। गुरुजी इनको अयोगवाह वर्ण क्यों कहते हैं, बता देता हूँ। धन योग धन वाह। योग का मतलब होता है जोड़ना या जोड़, है ना, और वाह का मतलब होता है वहन, और अ का मतलब अपन हिंदी के अंदर इसका जो अर्थ निकालते हैं वो नहीं रूप में निकालते हैं। यानी वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयुक्त नहीं होते हैं, यानी वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये केवल और केवल स्वरों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो 2 अनुस्वार और विसर्ग हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग है आपका, जिसे अपन अयोगवाह वर्ण कहते हैं, इनका प्रयोग या फिर उपयोग केवल और केवल 11 स्वरों के साथ ही इनका प्रयोग करते हैं। तो पहली लाइन अपन लिख देंगे, पहली लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे इनके बारे में, स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, ठीक है, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं। अयोगवाह वर्ण, व्यंजन कितने आपके सामने रख दिए, 33, ठीक है। इनकी जो संख्याओं की बात करते हैं, 2 है, एक और ये अनुस्वार, ये 2, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक, नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो 2 आपको बता दिए। किनके साथ होते हैं, तो 11 जो स्वर हैं आपके, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ई, ऐ, उ और औ। इन 11 वर्णों के साथ इन अयोगवाह वर्णों का उपयोग होता है, और व्यंजनों के साथ ये नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट को लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते अपन। दूसरा जो अपना प्रकार है, जिसे अपन कहते हैं संयुक्ताक्षर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्ताक्षर की बात करूँगा मैं, संयुक्ताक्षर की बात करूँगा। दूसरा जो प्रकार है संयुक्ताक्षर, है ना, संयुक्ताक्षर, या इन्हें अपन कहते हैं
संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, इनकी जो संख्या होती है गुरुजी 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से गुरुजी बता देता हूँ, है ना। पहला आपका क्ष है, ठीक है गुरुजी। दूसरा आपका कौन सा है, त्र है। तीसरा आपका ज्ञ है। और चौथा आपका, है ना, स्र है। ये आपके चारों 4 वर्ण हैं। गुरुजी इनको संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? संयुक्त वर्ण मैं परिभाषा लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार पहले बता देता हूँ कि संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं। इन्हें संयुक्त अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बनाने के लिए दो वर्णों का योग होता है या 2 से अधिक वर्णों का योग होता है। जैसे कि क्षय को बनाने के लिए हम क, दन, श, दन, अ इनका उपयोग करेंगे तब ये क्षय बनेगा। ठीक है, देखो क वर्ण और क्ष मूर्धन्य स सकार और अ जो वर्ण है उनको मिलाकर क्षय बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे गुरुजी इनका जो उच्चारण स्थान है वो, तो इन तीनों को मिला दो तो आपका ये इसका उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। ठीक है, क्षय का। गुरुजी तो कैसे बनता है? तो बनता है, यानी त्र जो बनता है आपका, एक तो वर्ण र धन अ, है ना, इससे आपका एक त्र बनता है। ज्ञ गुरुजी किससे बनता है? तो आपका ये ज वर्ण है, ज, है ना, और य वर्ण है धन अ, इससे आपका ज्ञ बनता है। गुरुजी श्र कैसे बनता है? तो ये शलगम वाला श है ना, और आपका श्र ये र है और धन अ, इनसे ये श्र, य, त्र और क्षय बनते हैं। अब इनकी जो परिभाषा है वो कैसे लिखेंगे? तो देखो, इन आपने जो तीन या चारों 4 जो वर्ण लिखे हैं, ये वर्ण लिखे हैं, उसके अंदर देखो जब इनका निर्माण हो रहा है तो उनके वर्ण देखो, 2 तो इसमें आपके व्यंजन है और एक आपका स्वर है ना। इसमें 2 व्यंजन हैं और एक स्वर है, 2 व्यंजन हैं और एक स्वर है, 2 व्यंजन हैं और एक स्वर है। तो वे वर्ण जिनमें या कम से कम वे वर्ण जिनमें कम से कम 2 तो आपके व्यंजन होंगे और एक आपका स्वर होगा, तो उनको संयुक्त अक्षर कहेंगे। वे वर्ण जिनमें कम से कम, है ना, कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे विद्वान साथियों? समझ रहे हैं। संयुक्त अक्षर उन्हें बोलेंगे जिनमें कम से कम 2 तो आपके व्यंजन होंगे और एक आपका क्या होगा, स्वर होगा। ठीक, तो उनको संयुक्त अक्षर कहेंगे। ठीक है गुरुजी, संयुक्त अक्षर की परिभाषा भी बता दी और वर्ण भी बता दिए। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी तीसरा जो बिंदु है वो है आपका विदेशी वर्ण, जिन्हें चंद्र बिंदु वर्ण भी कहते हैं, है ना। वो संख्या में 1 है, यानी चंद्र बिंदु का जो प्रयोग करते हैं। एक विकसित वर्ण भी या विकसित स्वर भी अपन बात करेंगे। तीसरा अपना है विदेशी वर्ण, है ना, विदेशी अक्षर या वर्ण, है ना। इनकी जो इन्हें और नाम से अपन यदि जान सकते हैं तो इनको कहेंगे चंद्र बिंदु वर्ण, है ना, जो कि संख्या में कितना है, 1। आपके सामने रख देता हूँ, ये रहा, है ना। आ के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग जाता है तो वो आपका विदेशी वर्ण कहा जाता है। और मैं बात करूँ कि चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल और केवल हिंदी भाषा के अंदर ही होता है। हिंदी
हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही होता है इसका उपयोग, है ना। हिंदी के अंदर ही इस चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। क्यों गुरुजी, क्यों? मैं बता देता हूँ रीजन इसका भी। गुरुजी संस्कृत में क्यों नहीं होता इसका प्रयोग? तो मैं बता दूँ कि जो संस्कृत है मूल भाषा, अपनी मूल भाषा जिन्हें अपन कहते हैं मूल भाषा, जो कि संस्कृत है और इस संस्कृत से हिंदी भाषा बनी है, ठीक। हिंदी भाषा यानी सर्वप्रथम कौन सी भाषा बनी? संस्कृत भाषा बनी। संस्कृत भाषा बनी है तो संस्कृत भाषा के अंदर अनुस्वार या फिर अपन बोले कि चंद्र बिंदुओं का प्रयोग नहीं होता था। ये तो अपने जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वयं के उपयोग से इनको विकसित किया है ना, इनको उपयोग में लाया है और इनको प्रयोग में लाया है। इसलिए संस्कृत में इस चंद्र बिंदुओं का प्रयोग नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में एक भी ऐसा शब्द नहीं होगा या नहीं देखा होगा आपने कि उस पर चंद्र बिंदु लगा हो। यदि आपको संस्कृत में ऐसा भी शब्द मिल जाए चंद्र बिंदु वाला तो मुझे कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में चंद्र बिंदुओं का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल हिंदी के अंदर ही होता है। जब 1050वीं विकृत संवत में जब हिंदी भाषा का विकास हुआ, उस वक्त अपने भाषा वैज्ञानिकों ने अपने सुविधा के अनुसार चंद्र बिंदुओं का उपयोग हिंदी भाषा हेतु किया, ठीक है। अब क्या है गुरुजी संस्कृत में नहीं होता है तो हिंदी में होता है। गुरुजी हिंदी में कौन कौन से वर्णों पर होता है? तो मैंने बता दिया, स्वरों पर होता है ना, स्वरों पर बता दिया आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं वर्णमाला की एक बात कर लेता हूँ। वर्णमाला की, ये जो वर्णमाला है वो जो पाणिनि महोदय हैं उनके द्वारा जो माहेश्वरी सूत्र दिए गए हैं उनके अंदर से ही अपनी जो वर्णमाला है यानी 11 स्वर और 33 जो वर्ण व्यंजन है वो इस माहेश्वरी सूत्र के अंदर से ही निकले हुए हैं, ठीक है। वो पाणिनि महोदय के द्वारा जो माहेश्वरी सूत्र दिए गए हैं उनके द्वारा ही अपनी वर्णमाला या उनके अंदर ही अपनी वर्णमाला निकली हुई है, ठीक है। चौथा अपन वर्ण की बात करेंगे। चौथे वर्ण की बात कर रहा हूँ। चौथा जो वर्ण है वो है आपका ताड़नजात वर्ण। ताड़नजात वर्ण है ना। गुरुजी इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। 2 अपन कब से पढ़ रहे हैं? 2 संख्या याद हो रही है कि नहीं हो रही है? एक ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है ना। ये ट वर्ग है, ट वर्ग का ट, ठ, द और न, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, ये रहे। यानी ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आपके कौन से हैं? ताड़नजात वर्ण है। ताड़नजात वर्ण है, ठीक है। इनके नीचे ताड़नजात वर्ण या फिर उत्क्षिप्त चिन्ह या फिर इन्हें कहते हैं ताड़नजात वर्ण या ताड़नजात चिन्ह। तो इनको ताड़नजात वर्ण भी बोल सकते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण भी बोल सकते हैं, या फिर इन्हें फेंका हुआ वर्ण भी इन्हें कह सकते हैं अपन। गुरुजी इनकी संख्या 2 होती है, बता दिया, ठीक है। थोड़ा और कुछ बता दूँ तो ठीक है, मैं बता देता हूँ गुरुजी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये आपके ड और ढ हैं। जब इन पर ताड़नजात बिंदुओं का प्रयोग नहीं होता है उस वक्त इनका जो इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में इनका उच्चारण जो होता है वो आपका डी से शुरू होता है ये, और ये डी एस से शुरू होता है। जब ताड़नजात वर्ण का प्रयोग किया जाता है इनके नीचे, है ना, तब इनका उच्चारण बदल जाता है। इनका डी से आर हो जाता है और यहाँ आर ए हो जाता है ना, आर ए हो जाता है, आर एच हो जाता है यहाँ पर, आर एच, ठीक है। जैसे कि मैं एक शब्द बता देता हूँ आपको, बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा। इसके बांसवाड़ा डा पर है ना, ड पर नीचे ताड़नजात वर्ण है। जब इसका अंग्रेजी में उच्चारण करते हैं तो
अंग्रेजी में इसको लिखते हैं तो बान व राव, इस प्रकार से। यहाँ डी आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे चंद्र बिंदु यानी जो ताड़नजात वर्ण है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो डी ए नहीं आएगा, आर ए आएगा। जैसे कि एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं, और उदाहरण ले लेता हूँ, सागवाड़ा है ना, सागवाड़ा। सागवाड़ा तो अपन ने लिखा ही बहुत बार। इसके नीचे भी छोटा सा बिंदु आता है। जब इसको लिखते हैं सागवाड़ा है ना, सागवाड़ा ऐसा लिखते हैं, सागवाड़ा ऐसा अपन लिखते हैं। जैसे आना चाहिए था डी ए, लेकिन डी ए नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह का कारण आपके सामने मैंने रख दिया है। क्योंकि ताड़नजात वर्ण का प्रयोग हुआ है, ताड़नजात बिंदुओं का प्रयोग हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर आर ए आ रहा है। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ, अब और थोड़ा कुछ बता देता हूँ कि ये जो ताड़नजात वर्ण है, जो आपके ताड़नजात वर्ण है, कितने हैं गुरुजी? 2 है। ठीक है, 2 है आपके। कौन कौन से? ड यानी ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है ना। ताड़नजात वर्ण से कभी भी नए शब्द का प्रयोग या नए शब्द नहीं बनते हैं। ताड़नजात वर्ण से कभी भी नए शब्द नहीं बनते हैं। ताड़नजात वर्ण से ना, ताड़नजात वर्ण से कभी भी नए शब्द नहीं बनते हैं। गुरुजी क्यों नहीं बनते हैं? आपके सामने रख देता हूँ प्रूफ। जो क्यों नहीं बनते हैं, ये ताड़नजात वर्ण है आपका ड, कभी भी ये शब्द का पहला वर्ण नहीं होगा। आपने कभी देखा है ऐसा कि ड से कभी कोई वर्ण शुरू हुआ है? ड से, यानी ड से तो होते हैं लेकिन ताड़नजात वर्ण से नहीं हुआ होगा। ड से तो अपन ने बहुत सारे देखे, लेकिन ताड़नजात चिन्ह लगा हुआ है और उससे यदि कोई शब्द प्रारंभ हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये ड से, ड यानी ताड़नजात वर्ण से कभी भी नए शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, ताड़नजात वर्ण है वो कभी भी किसी शब्द का पहला वर्ण नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जो समझ रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। ताड़नजात वर्ण के बारे में बता दिया गुरु जी, और आगे बताऊं? एक बार देखो, आगे है वो अपना विकसित स्वर है। विकसित स्वर जिन्हें अपन चंद्र बिंदु, जो कि चौथा प्रकार है, सेम वही है। चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु वर्ण या फिर विकसित स्वर है ना। विकसित स्वर की बात करेंगे, जो कि एक मात्रा का ये है ना, ये है। इन्हें विदेशी स्वर भी कहते हैं, विदेशी स्वर भी कहते हैं, विदेशी स्वर भी कहते हैं। गुरुजी क्यों विदेशी स्वर कहते हैं? मैं एक बात बता दूं कि विदेशी स्वर है, ये विदेशी स्वर है, और विदेशी स्वर या विदेशी वर्ण से बनने वाले शब्द हमेशा विदेशी होंगे। ये आपका विदेशी वर्ण है, विदेशी आपका वर्ण है। ठीक है, फॉरेनर जो वर्ण है उससे प्रारंभ होने वाला वर्ण या उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो आपके सदैव और सदैव विदेशी ही होंगे। जैसे कि मैं आपको एक शब्द बता देता हूँ कॉल, और दूसरा शब्द बता देता हूँ कॉलम, ये दोनों विदेशी हैं। दूसरा आपको बता देता हूँ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर। ये शब्द क्या है? जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है ना, चंद्र बिंदु, वो शब्द आपके क्या है? वो शब्द आपके विदेशी वर्ण है। ठीक है, विदेशी वर्ण है वो सब। तो अभी तक हमने 5 वर्णों के बारे में, यानी हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में बात कर चुके हैं। पहला जो आपका है अयोगवाह वर्ण,
अयोगवह वर्ण। दूसरा आपका मैंने बता दिया है, ठीक है। कौन सा बता दिया है? संयुक्ताक्षर, है ना, जिनकी संख्या आपकी 3-4 होती है ना, संयुक्ताक्षर। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है विदेशी वर्ण, है ना, विदेशी वर्ण के बारे में बताएं। चौथा जो आपका है ताड़नजात वर्ण है, ताड़नजात वर्ण है। और पांचवा आपका जिसे अपन विकसित वर्ण या विदेशी वर्ण कहते हैं, विकसित वर्ण जिन्हें अपन विदेशी वर्ण या चंद्र बिंदु वर्ण कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी अपन ने बात की है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में अपन नए अंदाज में और कुछ हिंदी का नया मैटर आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।